नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप द्विवेदी, लिजियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। कोरोना की इस महामारी के काल में उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर बैठ करके इस समय का सही सदुपयोग करते हुए आप सभी अपने छात्र धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तथा इसी धर्म का पालन करते हुए मेरे द्वारा आप लोगों को समय समय पर कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जानकारियों का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे होंगे। एडवांस पॉलिटी की सीरीज में आज हम लोग एक ऐसे रोचक विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। शक्ति वितरण, शक्ति विभाजन तथा शक्ति पृथक्करण, अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर और सब्सक्रिप्शन ऑफ पावर। इन तमाम शब्दों में जो शक्ति वितरण है और शक्ति पृथक्करण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इन दोनों शब्दों को प्रायः समानार्थी शब्दों के तौर पर प्रयोग किया है। चूंकि आप लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो इस लिहाज से आप लोगों को इन शब्दों में जो अंतर है उस अंतर को समझना चाहिए। एडवांस पॉलिटी की सीरीज में आज हम लोग इन्हीं शब्दों पर बात करेंगे। शक्ति वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ पावर, या फिर शक्ति पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर। मुख्यतः इन तीनों शब्दों में बहुत ही बारीक अंतर होता है। इसमें शक्ति वितरण प्रायः लोकतंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। जब हम शक्ति वितरण की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जब राज्यों की स्थापना हुई तो उसमें संप्रभु राज्य ने, चूंकि राज्य एक अमूर्त संकल्पना होती है और उसी अमूर्त संकल्पना को मूर्त बनाने के लिए सरकारों की स्थापना की गई। जब राज्य छोटे थे तो राज्यों ने एकात्मक सरकार की स्थापना की, जिसमें शक्ति का जो वितरण था, शक्ति का जो केंद्र था, वो सिर्फ एक ही सरकार में निहित की गई थी। तो सरकार के द्वारा शक्तियों का संचालन किया जाता है राज्य को संचालित करने के लिए, अर्थात इसके अंतर्गत शक्ति सरकार में निहित कर दी जाती है और सरकार अपनी शक्तियों को तीन वर्गों में वितरित कर देती है। अर्थात आपने सरकार के जो अंग पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि सरकार के जो तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात जब राज्य अपनी शक्तियों को, एक संप्रभु राज्य अपनी शक्तियों को सरकार में निहित करता है तो सरकार के द्वारा अपने इन तीन अंगों के द्वारा सरकार अपनी शक्तियों को अपने इन तीन अंगों में, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में वितरित कर देती है। इस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना होती है और लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, सरकार कुछ कार्य व्यवस्थापिका को देती है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है पहले की क्लासों में कि व्यवस्थापिका जो कार्य होता है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका अर्थात कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका, और तीसरा उस कानून की जो व्याख्या की जाती है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर
राज्य के द्वारा सरकार बनाया जाता है और सरकार अपनी शक्तियों को 3 वर्गों में अर्थात 3 संस्थाओं में वितरित कर देती है। मुख्यतः आप अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्था में देखते होंगे या जहां अधिनायकवादी व्यवस्था होती है वहां सरकार जो होती है अर्थात ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको आप उल्टा कर देंगे। जैसे कि वहां पर सरकार, व्यवस्थापिका भी सरकार में शामिल होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों, अर्थात एक ही संस्था, सरकार एक ही संस्था एक व्यक्ति में निहित होती है और उसी के द्वारा कार्यपालिका का कार्य भी किया जाता है, व्यवस्थापिका का कार्य भी किया जाता है और उसे न्याय का कार्य भी किया जाता है। अर्थात अधिनायकवादी व्यवस्था में आप देखते हैं कि अधिनायकवादी व्यवस्था में एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था कानून का निर्माण करती है, एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था उस कानून को लागू करती है और एक ही व्यक्ति या वही संस्था उस कानून की व्याख्या करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पर सरकार अपने 3 अंगों में उन कार्यों को विभाजित कर देती है वहाँ पर हम देखते हैं शक्तियों का वितरण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम शक्ति विभाजन की बात करें तो शक्ति विभाजन या संघीय व्यवस्था जो आपको देखने को मिलता है, संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार आप इसे समझ सकते हैं, संघीय व्यवस्था की अवधारणा का यह प्रतिपादन करता है या संघीय व्यवस्था की अवधारणा को ये प्रस्तुत करता है। शक्तियों का विभाजन आपने यहां क्या देखा कि ये लोकतंत्र की अवधारणा को ये प्रस्तुत कर रहा था और यहां पर एक सरकार अपने 3 अंगों में शक्तियों को वितरित कर देता है। इसी व्यवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इसमें देखते हैं कि संघीय व्यवस्था की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया जाता है या जो शक्ति विभाजन की संकल्पना है या इसकी जो अवधारणा है हमें संघीय व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यतः इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा, राज्य एक संप्रभु संस्था होती है, राज्य एक संप्रभु संस्था होती है और ये एक अमूर्त संकल्पना होती है। ये राज्य का जो रूप होता है वो एक अमूर्त होता है और इसके द्वारा अर्थात राज्य को मूर्त बनाने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। मूर्त बनाने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है और सरकार जो होती है एक प्रकार की मूर्त संस्था होती है, ये हमें दिखाई देती है, इससे हम जवाब ले सकते हैं। तो सरकार राज्य के द्वारा अर्थात एक संप्रभु राज्य अपनी शक्तियों को सरकार में निहित कर देता है। जैसे कि यहां पर भी देखने को मिला कि यहां पर क्या होगा, यहां पर भी राज्य के द्वारा सरकार की स्थापना की जाएगी जो कि उसका मूर्त रूप होगा और सरकार अपनी शक्तियों को अपने ही 3 संस्थाओं में अर्थात अपने अंग के 3 संस्थाएं जो उसके 3 अंग हैं उसमें अपनी शक्तियों को वितरित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जहां पर राज्य, यहाँ पर जो संप्रभु संस्था है जो कि अमूर्त संकल्पना के अंतर्गत आता है, राज्य एक अमूर्त संस्था होती है और ये इसको मूर्त बनाने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है जो कि एक मूर्त संकल्पना होती है, जिससे आप लोग जवाब ले सकते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि सरकार अपने कार्यों को यहाँ पर भी ये 3 वर्गों में अर्थात सरकार अपने कार्यों को भी यहाँ पर 3 प्रकार से संचालित करती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 प्रकार से यहां पर भी सरकार अपने कार्यों को संचालित करती है। तो मुख्यतः अंतर यहां पर क्या हो जाता है कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर राज्य के द्वारा एक सरकार की स्थापना कर दी जाती है और जैसे ये एक राज्य है तो यहाँ पर जो सरकार होगा उसमें शक्तियों को कई जगहों पर वितरित कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक केंद्र की सरकार बना दी जाएगी और उस सरकार के इर्द गिर्द छोटे छोटे कई सारे
राज्य की सरकारें अर्थात राज्य की जो सरकारें हैं उनको स्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। इसको हम संघीय व्यवस्था कहते हैं, ये संघीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है इसके दो स्तर हो जाते हैं, एक तो हो जाता है राज्य और दूसरा हो जाता है केंद्र, दूसरा हो जाता है केंद्र। अर्थात यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के ये तीन इसके अंग हैं, ये सरकार के तीन अंग राज्य के अंदर भी होंगे और केंद्र के अंदर भी होंगे। अर्थात राज्य में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होगी तथा केंद्र में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होगी। तो यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है वो उसमें राज्य और केंद्र में किया जा रहा है, अर्थात राज्य में और केंद्र में यहाँ पर विभाजन कर दिया जा रहा है। अगर हम शक्ति वितरण की बात करेंगे तो यहाँ पर सरकार के जो तीन अंग हैं यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो प्रकार की सरकारें यहाँ पर बना दी जा रही हैं, जिसमें एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और उन शक्तियों को राज्य में तथा केंद्र में विभाजित कर दिया जाता है। कुछ विषय राज्य के पास दे दिया जाता है तथा कुछ विषय यहाँ पर केंद्र को दे दिया जाता है, और दोनों अपने अपने स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण करते हैं, उसे लागू करते हैं तथा उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, ये इस प्रकार की व्यवस्था करता है। आपने वहां पर देखा होगा कि शक्ति विभाजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं, अर्थात केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, तथा जो विषय इन दोनों में शामिल नहीं है उसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं, और इस पर कानून बनाने का अधिकार हम केंद्र तथा राज्य दोनों को दे देते हैं। यह अलग बात है कि विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा वैध माना जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि शक्ति विभाजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सरकार के 2 स्तर मिल जाते हैं, सरकार के 2 स्तर हो जाते हैं, और प्रत्येक स्तर पर सरकार के 3 अंग होते हैं, प्रत्येक स्तर पर सरकार के 3 अंग हो जाएंगे, और ये तीनों अलग अलग स्तर पर तथा राज्य स्तर पर तथा केंद्रीय स्तर पर अपने अपने शक्तियों का निर्वहन करेंगे, अपने अपने शक्तियों का यहाँ पर पालन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य जो कि संप्रभु संस्था है, इसके द्वारा जो कि एक अमूर्त संकल्पना होती है, इसको मूर्त बना दिया जाता है सरकार के तौर पर, और सरकार के यहाँ पर 2 स्तर हो जाते हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। और उसमें जो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इस तरीके की जो विभाजन होता है शक्तियों का, उसे हम कहते हैं शक्ति विभाजन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में करके इसको एक बार और हमसे पूछ सकते हैं। जहां पर भी जो चीजें समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा उसे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है शक्ति पृथकीकरण, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत बार, या जो हमारे कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसके द्वारा भी चूंकि इन शब्दों की व्याख्या करने का अधिकार जो क्षेत्र दिया गया है वो हमारे कोर्टों को दिया गया है, न्यायालयों को दिया गया है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में शक्ति पृथकीकरण, अर्थात शक्ति पृथकीकरण और शक्ति वितरण को समानार्थी शब्द के तौर पर प्रयोग किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। चूंकि आप लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो इन दोनों शब्दों में, अर्थात शक्ति पृथकीकरण में और शक्ति वितरण में जो पर्याप्त अंतर है उसको समझने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले तो आप लोग ये दोनों जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम लोग इसे रिवीजन कर लेंगे इसका। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे शक्ति पृथकीकरण की। मॉन्टेस्क्यू, ये जो संकल्पना है सर्वप्रथम मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक रही, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इस पुस्तक में इन्होंने
सर्वप्रथम शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया था कि शक्ति पृथक्कीकरण, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि शक्ति पृथक्कीकरण स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य तत्व है। शक्ति पृथक्कीकरण स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य तत्व है, अर्थात इनका जो तात्पर्य था, कहने का जो तात्पर्य था, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर भी ठीक वही चीज कही गई है कि सरकार के द्वारा शक्तियों को यहां पर 3 अलग अलग संस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है, 3 अलग अलग संस्थाओं में यहां पर वितरित कर दिया जाता है। अच्छा, यहां पर अगर हम एक चीज को देखें कि अगर व्यवस्थापिका में जो लोग हैं, व्यवस्थापिका में जो लोग हैं वही लोग कार्यपालिका में भी हों और वही लोग न्यायपालिका में भी हों, तो जो कानून व्यवस्थापिका के द्वारा लागू किया जा रहा है वही कानून उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पर, जिन व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाया जाएगा वही कानून कार्यपालिका के द्वारा यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा और उसकी व्याख्या वही लोग कर देंगे। तो अर्थात सरकार में जो व्यक्ति हैं, सरकार में जो लोग हैं, अगर वही लोग इस तीनों संस्थाओं में भी शामिल हो जाएंगे और अगर इनको अलग अलग नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा, अर्थात लोकतंत्र का यहाँ पर पतन संभव होगा। तो यहाँ पर इसी चीज को मॉन्टेस्क्यू ने थोड़ा सा क्लियर किया था कि जो उनकी पुस्तक रही द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, उन्होंने इस व्यवस्था को यहाँ पर अलग से प्रतिपादित किया और इन्होंने कहा कि जो सरकार के ये 3 अंग हैं, सरकार के अंग, तो सरकार के यहाँ पर जो इन्होंने 3 अंग की बात की है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू ने इस संकल्पना में यह बताया था कि सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग काम करेंगे, तीनों ये अलग अलग काम करेंगे, अर्थात यह संस्थाएं अलग अलग कार्य करेंगे। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि सरकार के ये तीनों अंग हैं और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो इसमें इसके पहले की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो इसमें भी कहीं ना कहीं लागू हो जाता है कि सरकार राज्य के द्वारा जब उसका मूर्त रूप सरकार को बनाया जाएगा तो सरकार के अंदर शक्तियों को वितरित कर दिया जाएगा और सरकार अपनी शक्तियों को 3 संस्थाओं में वितरित कर देगी। तो मुख्यतः यहाँ पर होगा क्या कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर ये तीनों संस्थाएं, इसमें जो लोग हैं, इसमें जो व्यक्ति हैं, अगर वो तीनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका में जो लोग शामिल हैं वही कार्यपालिका में होते हैं और वही अगर न्यायपालिका में भी होते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया कि व्यवस्थापिका अलग कार्य करेगी, अर्थात जो मॉन्टेस्क्यू थे इन्होंने ये बताया कि व्यवस्थापिका अपना कार्य करेगी, अर्थात कानून बनाने वाले जो लोग होंगे वो अलग होंगे तथा उसे लागू करने वाले जो लोग होंगे वो अलग होंगे तथा और जो उसकी व्याख्या करने वाले जो लोग होंगे वो अलग होंगे और ये तीनों स्वतंत्र निकाय होंगे। ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे? स्वतंत्र निकाय होंगे, अर्थात इन तीनों का एक दूसरे के प्रति कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इसकी अच्छी तुलना कर सकते हैं कि अगर आप किसी 3 व्हीलर से को समझें या टेम्पू समझ सकते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि टेम्पू जो होता है उसमें 3 पहिए होते हैं और इस तरीके से संकल्पना को आप समझ सकते हैं। और अगर एक पहिया आपको कहता है कि हम तो एक दिशा में जाएंगे, दूसरा कहता है कि हम एक दिशा में जाएंगे और तीसरा कहता है कि हम एक दिशा में चले जाएंगे, और अगर ये तीनों एक साथ आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो टेम्पो आगे की तरफ नहीं जाएगा और वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है, अर्थात तीनों संस्थाएं अलग अलग कार्य करेंगे, एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं होगा, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये तीनों संस्थाएं अलग अलग दिशाओं में जाने लग जाएंगी और ऐसी स्थिति में भी लोकतंत्र गिर जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग से व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि अवरोध तथा नियंत्रण, अवरोध तथा
अवरोध तथा नियंत्रण की संकल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की गई और इन्होंने बताया कि अवरोध तथा नियंत्रण के द्वारा इन तीनों संस्थाओं को नियंत्रित किया जाएगा। जिस तरीके से एक टेम्पो के एक ड्राइवर संचालित करता है, तो ये अवरोध तथा नियंत्रण जो होगा ये किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान के द्वारा किया जाएगा। ये अवरोध तथा नियंत्रण जो होगा ये संविधान के द्वारा होगा, अर्थात ये तीनों संस्थाएं अलग अलग कार्य करेंगी। व्यवस्थापिका में अलग प्रकार के लोग होंगे, कार्यपालिका में अलग लोग होंगे और न्यायपालिका में अलग लोग होंगे, तथा इन तीनों को और तीनों के कार्य जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर शक्तियों को का पृथकीकरण किया कर दिया गया है, उनको अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था होगी अर्थात व्यवस्थापिका अपने कार्य का संचालन करेगी और उस कार्य को लागू करने वाले जो लोग होंगे वो दूसरे प्रकार के लोग होंगे, वो दूसरे लोग होंगे, तथा न्यायपालिका एक अलग प्रकार की संस्था होगी जो उस कानून की व्याख्या करेगी। तो यहाँ पर यह संस्थाएं पूरी तरीके से अलग अलग अपना अपना कार्य करेंगी और ये तीनों संस्थाएं अलग अलग अपना निकाय रखेंगी। अर्थात यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिल रहा है और जो शक्ति वितरण की व्यवस्था में हमने देखने को मिला, यहाँ पर सरकार अधिक से अधिक यह संभव है कि वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाएगी, क्योंकि सरकार में के जो तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका में जो लोग हैं वो कार्यपालिका में होंगे, वही लोग अगर न्यायपालिका में होते हैं तो जो कानून अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से लागू करेंगे और अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर सरकार के निरंकुश होने की जो चांसेज हैं वो है कि संभावना जो है वो अधिक हो जाता है। लेकिन जो अगर हम इस संकल्पना की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार के तीन अंग है, जहाँ पर शक्तियों को यहाँ पर पृथकीकरण किया जा रहा है, शक्तियों को जो बांटा जा रहा है वो उसके तीन अंगों में किया जा रहा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग करने की यहाँ पर बात की गई है कि व्यवस्थापिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, और इन तीनों पर आप एक दूसरे के प्रति कोई नियंत्रण नहीं होगा, तीनों एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके से लोकतंत्र की जो मजबूती है वो अधिक देखने को हमें मिलता है इस प्रकार के सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत में। तो इसे हम कहते हैं शक्ति पृथकीकरण। अधिकतर जो कंफ्यूजन होता है वो शक्ति पृथकीकरण और शक्ति वितरण में होता है। तो शक्ति वितरण की जो संकल्पना है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार अपनी शक्तियों को सीधे सीधे तीन अपनी अलग अलग संस्थाओं में वितरित कर देती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ठीक वही बात कही जा रही है कि सरकार जो होगा अपनी शक्तियों को तीन अलग अलग संस्थाओं में वितरित कर देगा। यहाँ तक तो दोनों कॉमन है, दोनों में समानता है, लेकिन जो अलग बात है वो यहाँ पर ये कहा गया कि शक्ति पृथकीकरण के अंतर्गत इन तीनों को जो शक्तियां दी गई हैं उसका वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग तरीके से उसका निर्वहन करेंगे, उसका पालन करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं शक्ति पृथकीकरण। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। जहां पर भी ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी वो आप लोग कमेंट में करके हमसे एक बार जरूर पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि इस तरह की कोई चीज अगर बताई जाती है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। जो भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है वो आप हमें जरूर बताएं। एक चीज और आप लोगों से बताना चाहेंगे हम कि इस तरीके की जो शब्दावलियां होती हैं राजनीति शास्त्र में, जैसे कि आज की जो शब्दावली रही या इसके पहले के भी जो क्लासेस रही हैं, उसमें भी हमने इस चीज पर फोकस किया है इस एडवांस पॉलिटी की सीरीज में कि हम मेरे द्वारा राजनीति विज्ञान की वे शब्दावलियां जो मुख्यतः कंफ्यूज करती हैं छात्रों को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, उन शब्दों को क्लियर किया जाए। अगर आपके दिमाग में इस प्रकार का कोई शब्द है, इस प्रकार के कोई दो शब्द हैं जिसमें अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमें जरूर बताएं। उसको भी कहीं ना कहीं किसी वीडियो में जरूर उसे शामिल किया जाएगा और उसे बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।